3 पीढ़ियों के वरिष्ठतम और देश के जाने माने साहित्यकार पद्म भूषण बाबू भगवती चरण वर्मा की कहानी प्रायश्चित लेकर रचना दृश्य की ये पहली कहानी मेरी जुबान। बिल्ली, कबरी बिल्ली। अगर कबरी बिल्ली घर में किसी से प्रेम करती थी तो वो थी रामू की बहू, और अगर रामू की बहू किसी से घृणा करती थी घर में तो वो थी कबरी बिल्ली। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई। पति की प्यारी, सास की दुलारी, 14 वर्ष की बालिका। भंडार की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी, नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा में मन लगाया। रामू की बहू ठहरी 14 वर्ष की बालिका। कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर अब वो जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊँघ गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिस्रानी को जींस देने गई और दूध नदारद। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा न था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परच गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना का दुश्वार हो गया था। रामू की बहू कमरे में रबड़ी से भरा कटोरा रखने गई और जब तक रामू आए रबड़ी गायब। बाजार से बालाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया बालाई सफा चक। रामू की बहू ने तय कर दिया कि अब या तो वही इस घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया। कटघरे में बिल्ली को पसंद आने वाले जैसे दूध, मलाई, रबड़ी, चूहे वगैरह वगैरह स्वादिष्ट लगने वाली सारी चीजें रखी गई। लेकिन कबरी ने उधर निगाह तक न डाली। कबरी ने सरगर्मी दिखाई। अभी तक तो वो रामू की बहू से डरती थी, पर अब वो साथ ले गई और उसके साथ ऐसा लग गई कि इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू का घर में रहना मुश्किल हो गया भाई। उसे मिलती थी सास की मीठी चीटियां और पति को रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने बहुत बढ़िया रामू के लिए खीर बनाई। आहा, दूध में तरह तरह के मेवे औटाए गए जैसे काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता, मखाना वगैरह वगैरह। खीर जब बन गई तो उसके ऊपर सोने का मंच चिपकाया गया। उसके बाद खीर कटोरे में भरकर रामू की बहू खीर को ऊंचे ताक पर रखाई जिसमें कबरी ना वहां पहुंच सके। इसके बाद वो सास के लिए पान बनाने चली गई। कबरी धीरे धीरे कमरे में पहुंची। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ताक की ऊंचाई नापी। सूंघा, बाल अच्छा। उधर रामू की बहू सास को पान लगाकर देने गई।
बहू को देखते ही कबरी चौपट। रामू की बहू के सर पर खून सवार हो गया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। उसने बिल्ली की हत्या पर कमर कस ली। इसके बाद उसे रात भर बेचारी को नींद नहीं आई। रात भर वो पड़े पड़े सोचते रही कि बिल्ली को कैसे मारा जाए, कैसे वार किया जाए उस पर कि वो जिंदा ना बचे। और यही सोचते सोचते सुबह हुई। रामू की बहू ने चारों तरफ देखा कबरी कमरे की दहली पर बैठे उसको देखकर मुस्कुरा रहे थे। रामू की बहू के दिमाग में भी कुछ ख्याल आया और वो भी मुस्कुराई और कुछ सोचते हुए वो कमरे के अंदर गई। अंदर जाकर उसने दूध में कटोरे में दूध लिया और ले जाके कमरे की दहली पर रख दिया। कमरे में आकर उसने देखा एक पाटा पड़ा है। उसने पाटा उठाया, देखा मौका अच्छा है। दूध पीती हुई कबरी पर उसने जोर से पूरा जोर लगाकर पाटा मार दिया। बिल्ली ना हिली ना डुली, ना चीखी ना चिल्लाई, बस चारों खाने उलट गए। आवाज हुई तो मेरी झाड़ू छोड़कर, मिसरानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर दौड़ी हुई कमरे में आई। मैरी ने हाफते हुए देखा और कहा, मिसरानी ने कहा, हाय रे बात, हाय अब क्या हुई है? आए हाय हाय हाय, अब तो ये तो बिल्ली की हत्या हो गई। बिल्ली की हत्या आदमी की हत्या बराबर है। हाँ भाई अम्मा जी, हाँ तब तक रसोई ना बनाएंगी जब तक ये प्राप घर में रहेगा। रामू की माँ ने कहा, हाय हाय ये तो ठीक कहती हो। अब तो इस घर में जब तक ये पाप है तब तक न कोई खाना खा सकता है, न कोई पानी पी सकता है। हाय बहू ये क्या कर डाला। तभी मेरी बोली, माँ जी एक बात बताई, पंडित जी को बुलाया नहीं? माँ जी ने कहा, हाँ अरे ठीक तो कह रही है, जा जा पंडित जी को बुला ला। पंडित परम सुख के पास जब ये खबर पहुंची तो उस समय वो पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वो उठ खड़े हुए। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, अरे पंडिताइन, अरे देखो घासी राम की पटोहू ने बिल्ली मार दी, प्रायश्चित होगा प्रायश्चित। अरे है पकवानों पर हाथ लगेगा हाथ। पंडित परम सुख छोटे और मोटे से आदमी थे। लंबाई
4 फुट 10 इंच और पेट का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल, रंग गोरा, मूछें बड़ी बड़ी और चोटी कमर तक लटकती। कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी खुराकी वाले पंडित को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख जी का नाम उस लिस्ट में प्रथम पाया जाता था। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी, सास जी, मिसरानी, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है? पंडित परम सुख ने पत्रा देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या करने से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता। वो मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई तब नरक का पता चल सकता है। आई नहीं कोई 7 बजे सुबह होगा, इस रानी ने कहा। पंडित परम सुख ने फिर से पन्ने उल्टे पलटे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सिकुड़ी और स्वर कुछ गंभीर हो गया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हाय 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 हाय, बड़ा बुरा हुआ। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, अरे घोर तुम्बी पाप नरक का विधान है। रामू की माँ, ये तो बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ की आंख में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा बतलाइए। पंडित परम सुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, हम पुरोहित कौन के लिए हैं। शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, 100 प्रायश्चित से सब ठीक हो जाएगा। हाँ, रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलाया था। अब आगे बतलाओ क्या किया जाए। क्या जाए, यही एक सोने की बिल्ली बनवा कर दान दे दी जाए। जब तक बिल्ली ना दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। हाँ, बिल्ली देने के बाद, दान करने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। क्या छन्नू की दादी, क्या देखा है ना? भैया, तो पंडित जी ठीक कह रहे हैं। अब पहले बिल्ली का दान कर दे, उसके बाद पंडितों को भोजन कराते, पाठ कराते। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी, कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए? सोने की तो बनेगी ही। पंडित परम सुख फिर से मुस्कुराए। बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन पर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब तो खत्म आ गया है। धर्म का नाश हो गया। सो रामू की माँ, बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली तो 20-21 से कम की ना होगी। हाँ, और फिर सोने की बिल्ली, अच्छा चलो तुम 21 तोले की बिल्ली दान करवा दो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने आंखें फाड़ कर पंडित परम सुख को देखा। अरे बाप रे बाप, 21 तोला सोना। हाय पंडित जी, ये तो बहुत है। तोला भर बिल्ली से काम ना चलेगा। पंडित परम सुख हंस पड़े। रामू की माँ, तुम तो मजाक करती हो। 1 तोला सोने की बिल्ली। अरे रुपये का लोभ बहू से बढ़ गया है क्या? बहू के सर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा, हाँ, इसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं रामू की माँ? मैं पाठ कर दिया करूंगा, पूजा की सामग्री हमारे घर भिजवा देना। हाँ, अरे तो पंडित जी, पूजा का सामान कितना लगेगा? अरे हम कम से कम में करवा देंगे।
दान के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, 1 मन चना, 1 मन गुड़, 1 मन तेल, 5 पसेरी घी और 1 पसेरी नमक। बस इतने से में काम चल जाएगा। अरे बाप रे बाप, इतना सामान! अरे पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपये खर्च हो जाएंगे। तो फिर इससे कम में तो काम ना चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है रामू की माँ। खर्च को देखते वक्त पहले बहू के बाप को तो देख लो। ये तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है। अब ऐसी किसी मत जाना। हाँ, प्रायश्चित में तो उसे वैसा ही खर्च करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे आदमी तो हो नहीं। हाँ, और फिर 100-150 रुपये का खर्च तो आपके बाएं हाथ के मैल के बराबर है। हाँ, पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुआ। इसरू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो है नहीं, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। छन्नू की दादी ने कहा, नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही तो पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं है। इस रानी ने कहा, और फिर माँ जी, आप लोग तो बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च आप लोगों को क्या करेगा? रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा, सभी पंडित जी के साथ। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए तुम्हारी पाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्चा है, तो से मुंह ना मोड़ना। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, हाँ, अब तो जैसा नाचना चाहोगे वैसा ही नाचना पड़ेगा। अगर कोई यह करता है तो ना करो, मैं चला। और इतना कहकर पंडित जी ने अपना पतरा पोथा बटोरना शुरू किया। तभी मिसरानी, चुनू की दादी और इसरू की माँ सब एक साथ बोल पड़े, अरे 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 भाई पंडित जी, बेचारी को कुछ नहीं अखरता है, रामू की माँ को, अरे कितनी दुखी है, अरे तरस खाओ उस पर, बिगड़ो ना। पंडित जी बोले, हाँ और क्या हो, 21 दिन के बाद के 21 रुपये और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। हाँ, सो इसकी चिंता ना करो, 5 ब्राह्मणों का भोजन मैं अकेले ही कर लिया करूंगा, मिल जाएगा। हाँ, मिसरानी बोली, हाँ, पंडित जी ठीक तो कह रहे हैं, पंडित जी की तोंद तो देखो तभी तो। तभी पंडित जी बोले, अच्छा रामू की माँ, प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। हाँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा कर आऊंगा। हाँ, 1-2 घंटा लग जाएगा। और देखो, पूजा का सामान जो है वो। तभी मेरी अंदर हंसती हुई कमरे से दौड़ती हुई आई, माजी, माजी, माजी। सब जने चौंक कर उसको देखने लगे और रामू की माँ ने कहा, अरे क्या हुआ, बतलाती क्यों नहीं, हुआ क्या? माजी, माजी, बिल्ली तो भाग गई। दुनिया
वर्मा के लेखन विरासत की दूसरी कड़ी यानी श्री देवेंद्र वर्मा जी की कहानी मैं लेकर आई हूँ। इस कहानी को मैंने उनकी किताब लखनऊ से लाहौर से लिया है। इस कहानी का शीर्षक है आवाज से कहानी। इस कहानी की पृष्ठभूमि हिंदुस्तान के विभाजन से है, जब बहुत से लोग हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान में बस गए। तो इस कहानी का जो काल्पनिक नायक है नसीम अहमद नसीम, जो एक शायर है जो लखनऊ छोड़ के लाहौर जाके बस गया था। तो उसी शायर की कहानी एक शायरा की जुबानी है। और मैं मेरे सामने देवेंद्र वर्मा जी बैठे हुए हैं, ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। तो चलिए मेरे साथ इस कहानी के किरदारों में और उसके इमोशंस में डूबकर इस कहानी का लुत्फ उठाएं। अगले महीने लाहौर के उर्दू अकेडमी के मुशायरे में पढ़ी थी। तो लिहाजा मैं टहलता जा रहा था और मैं अक्सर अपनी गज़लें गुनगुना के पढ़ता हूँ, दिखता भी हूँ, क्योंकि मेरा तजुर्बा है कि शायरी संगीत से पैदा है। संगीत के सुरों के लय धुन ताल में गज़ल के अशार खुद ब खुद फोटो पे चलता है। मैं बता दूं, इन दिनों गज़ल की दुनिया में मेरा बड़ा नाम है नसीम अहमद नसीम। और मेरी गाढ़ी कमाई का जरिया भी ये टेलीविजन शोज, मुशायरे, ये जो देख रहे हैं ना मेरी किताबें, ये मेरे ऑडियो वीडियो कैसेट्स में मेरी शायरी, मेरी गीतों गज़लों की रॉयल्टी भी शामिल। कामयाबी की इस मंजिल को पाने में मैंने और मुझे बहुत सब्र भी रखना पड़ा। पर जनाब, इस कामयाबी को पाने में मैंने कभी किसी की सिफारिश या खुशामदी का सवाल नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है, मुझे यकीन है कि अगर किसी में हुनर है तो कोई उसे कामयाबी, शोहरतों की बुलंदियां छूने से कोई रोक नहीं सकता। खैर, मैं अपनी गज़लें पूरी करता था और कहता था। जल्दी ही मेरी गज़लें पूरी हो गई और मैं अपने कमरे में आके बैठी और सोचा तो कलम बंद कर लिया जाए अपनी डायरी में। मैं अपने आखिरी शेर को, आखिरी मिसरे को खत्म करके जैसे ही चाह रहा था कि हेलो, वहाँ से एक जजाना आवाज़ आई। क्या मैं नसीम अहमद नसीम से बात कर सकती हूँ? मैंने कहा जी फरमाइए, मैं ही बोल रहा हूँ। जी मैं लखनऊ से बोल रही हूँ और बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप लाहौर के उर्दू अकेडमी के मुशायरे में तशरीफ ले जा रहे हैं? और क्या वहाँ पे जो आप अपनी ताज़ा गज़लें पढ़ना चाह रहे हैं उसकी एक कॉपी हम लोग को भेजने की जरूरत करेंगे? जी पर आप कौन बोल रही हैं? आप ये बताने की जरूरत करेंगी। और आपको मेरी गज़लें किस लिए चाहिए? की आवाज़ में वो आप करेगा। मैं तो बताना ही भूल गई, असल में मेरी आपा को गज़लें गाने का बहुत शौक है और आपकी तो बहुत मुरीद है और आप तकरीबन सारी गज़लें को गा चुकी हैं। अगले महीने उनको उर्दू अकेडमी के एक प्रोग्राम में लाहौर जाना है, तो लिहाजा वो आपसे कुछ ताज़ा कलाम चाहेंगे। अगर ऐतराज़ ना हो तो हमारे नंबर पे टैक्स कर दीजिएगा।
ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपकी आका को मेरी गजलें पसंद है। अपना नंबर भेजे, मैं 1-2 रोज में फैक्स कर दूंगा। पर क्या मैं आपकी आका का इल्म शरीफ जा सकता हूँ? उसने खिलखिलाते हुए कहा पहले गजलें तो भेजे और फिर आप उनको लाहौर में शामी गजल प्रोग्राम में खुद ही अपनी गजलें पढ़ते सुनाते मिल लीजिएगा। और उसने फोन किया। मैं सोच में पड़ गया कि कौन हो सकते हैं इस लड़की की आका जो मेरी गजलें हिंदुस्तान में आके मुझे शोहरत पाने का मौका दे रही है। 1-2 दिन में मैंने गजलें कर दी, पर मेरे मन में हसरत उठ रही थी कि अपने अनजाने मरीज के बारे में जानने। कौन हो सकता है जिसे मैं बहुत जल्दी भूल गई। हाँ, पर इस एक टेलीफोन के जरिए कुछ लम्हे के लिए सही मैं लखनऊ पहुंच गया। हाँ, लखनऊ जो मेरा अपना वतन था, जो मेरी अपनी जमीन, जहां मैं पैदा हुआ, जहां मैं पला पड़ा, जहां मैं बचपन की दहलीज पार कर जवानी में मैंने पैदा किया। लखनऊ जैसे बरसों पहले मैं हमेशा लखनऊ लालबाग मोहल्ले में हमारे परमामा ने एक बड़ा खूबसूरत सा बंगला बनवाया था, जिसका नाम था सुल्तान मंजिल। हमारे परबाबा ब्रिटिश हुकूमत से काम करते हुए रिटायर हुए थे और हमारे बाबा भी सरकारी काम में काज करते थे। पर जनाब हमारे अब्बू को ये ब्रिटिश अंग्रेजों की गुलामी नहीं पसंद, तो उन्होंने पढ़ लिख करके वकालत करना नहीं मुनासिब समझा। हम सब भाई बहन भी लखनऊ के स्कूल कॉलेजों में पढ़े और हमारे अब्बू वकालत करते करते कब सियासत में आ गए और कब कांग्रेस के बड़े नेता बन गए, ये हम लोग को तब पता लगा जब वो एक बार गांधी जी के किसी आंदोलन में जीत गए। 47 में हिंदुस्तान आजाद तो हुआ, मगर गांधी जी का सपना चकरा चुका। मजहब की बुनियाद पे हमारा मुल्क बन गया। हमारे बहुत से रिश्तेदार हिंदुस्तान छोड़ पाकिस्तान में, हमारे चाचा ने भी लखनऊ छोड़ लाहौर जाने के मन बना लिया। हमारे हालांकि अब्बू ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि ये मुल्क हमारा है, मगर वो ना माने और 48 में हम सबको अलविदा कहकर मैं बीवी बाल बच्चों के लाहौर चले गए, जहाँ बालों का इतना कारोबार अच्छा जोर से चला, पर हमारी अब्बा को चचा के जाने का बहुत सदमा, बहुत अफसोस था। मगर वो अपने मुल्क से बेनकाब मोहब्बत करते थे। हिंदुस्तान छोड़ के कहीं नहीं गया था। हम लोग का तो बचपन था, पूरा लखनऊ हमारे घर का आंगन था, पूरा लखनऊ हमारे लिए खेल का मैदान था। अरे क्या नहीं खेला हम लोग ने, खूब पतंगे उड़ाई, गुल्ली डंडा खेला, हॉकी खेली, गेंदबाजी में बड़ा हाथ, क्रिकेट में हाथ जमाया, बड़ा खुशनुमा था
अयाज अंसारी साहब आए। अयाज अंसारी साहब उर्दू के बड़े लेखक थे और ऑल इंडिया रेडियो के असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर भी। तो उनकी सलाह पे मैं और मेरी छोटी बहन नसरीन बच्चों के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बच्चों के गाने, फिल्मी की कहानियों, कविताओं के प्रोग्राम में मुझको और मेरी छोटी बहन नसरीन को मौका मिलने लगा हिस्सा लेने का। अयाज अंसारी साहब की एक बेटी सलमा, जो इत्तेफाक से मेरी छोटी बहन नसरीन के स्कूल में पढ़ती थी और बच्चों के कार्यक्रम में कॉम्पेयर करती थी, तो लिहाजा मुझे भी उसके साथ कॉम्पेयर करने का मौका मिलने लगा। सलमा मेरे घर वालों के साथ बहुत घुल मिल गई और नसरीन की तो वो पक्की थे, बहुत पक्की। उन दिनों शायद मैं आठवीं क्लास में था और नसरीन और सलमा 6वीं या 7वीं में पढ़ते थे। तो ये जो उम्र का 1-2 साल का फासला था, तो मैं बड़ा था, तो मैं इन लोग के सामने खुद को बड़ा बुजुर्ग समझती थी। सलमा को मेरी तरह ही फिल्मी गानों का हर्ष आता। तो होता है कि बच्चों का कार्यक्रम के बाद जैसे ही हम लोग को मौका मिलता, हम सब बच्चे माइक पकड़ते और एक के बाद एक खूब फिल्मी गाने गाते थे। एक दिन सलमा ने एक बड़ा खूबसूरत गाना गाया। उन दिनों दिलीप कुमार साहब की एक फिल्म आई थी दीदार, उसका एक बड़ा मशहूर गाना था तो मैंने भी अंदाज फिल्म का मुकेश साहब का एक बड़ा खूबसूरत गाना था, मैंने इसके जवाब में ये गाना तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं, मन बीन बजाता जाऊं। तू कहे अगर ये गीत गाकर जैसे मैं अपनी ही मोहब्बत का रास्ता करता था। बचपन की मोहब्बत की एक अजीब सी दास्तान की जा रही थी इन सदाबहार गीतों का यह सिलसिला हमारे साथ ही जवान होता चला गया। हर हफ्ते मैं और सलमा मिलते बच्चों के कार्यक्रम में, पर कभी हम दोनों की बात ही नहीं होती। पर गीतों का ये सिलसिला हमारी अंतही हसरतों, हमारी आरज़ुओं की एक हसीन सी दास्तान है। उन दिनों फिल्मी गानों का एक सुनहरा दौर था। बड़े बड़े शायर एक से एक नायाब गीत लिख रहे थे और जो बड़े बड़े संगीतकार थे वो इन नगमों को, इन गीतों को बड़े सदाबहार धुनों में बांध कर पेश करते थे। और जनाब जो आवाज के जादूगर थे, जो बड़े बड़े गायक थे, वो अपनी आवाज की जादूगरी में इन गीतों को गाकर सिर्फ अपने मुल्क में ही नहीं, दूसरे मुल्कों में भी सबको इन गीतों का दीवाना बना रहे। इन सब गीतों की एक ही थी, सच्चा प्यार और वफा। आप हम सब इन्हीं गीतों को सुनकर तो जवान हुए। हम सबके मन में याद करें, हम सबके मन में एक
खामोश मोहब्बत और कुर्बानी का हंसी जज्बा हुआ करता था। खामोश मोहब्बत और कुर्बानी का हंसी जज्बा। इसी खामोशी के तब मैं और सलमा एक दूसरे के लिए अपने दिल में मोहब्बत छुपाए जमा हो गए, पता ही नहीं। खानदानी जलसों और त्योहारों में हम मुलाकात होती और गीतों के जरिए बात भी होती। सलमा ने और मैं कहाँ कुछ बयां कर सकता। बस इस खामोश मोहब्बत ने मुझ में एक तस्वीर दी। वो थी इस शेर और शायरी से। जब मुझे अपने दिल के जज्बा दिल के गीतों में बयां करने में दिक्कत होने लगी तो मैंने फिर शेर और शायरी का सहारा लिया और मेरी गीत, मेरी नज़्में, मेरी गज़लें मैगज़ीनों और किताबों मुशायरों के जरिए सलमा तक भी पहुंच गई। पर हम दोनों खामोश थे। फिर आई वो घड़ी जब हमारी इस खामोश मोहब्बत पे मुसीबत के बादल मंडराने लगे। हमारे अब्बू का इंतकाल हो गया। हमको पता लगा कि हमारी माली हालत ऐसे नहीं है कि हमारा यहाँ गुजारा हो सके। पिता ने संदेशा भेजा कि हम लोगों को लाहौर आ जाना चाहिए। उनका इत्र का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई थी तो पेमेंट से ही सही पर हम सबने लाहौर जाने का मन बना। उस दिन सलमा यूनिवर्सिटी में शायद मेरा ही इंतजार कर रही थी। मुझे देखी होगी और तुरंत कैंटीन की तरफ ले गई। पहला और आखिरी मौका था जब मैं और सलमा के सामने बिल्कुल अकेले बिल्कुल उदास बैठे थे और सोच रहे थे कि बात कहाँ से शुरू की जाए। सलमा ने भरे हुए गले से पूछा, क्या आप सच में लखनऊ छोड़ के लाहौर जा रहे हैं? मैं अंदर तक देखा। मैंने कहा मैंने अपनी सारी बात एक ही साथ में कोशिश की। सलमा, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। सलमा, तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में और कोई आ ही नहीं सकता। तकदीर ने चाहा तो हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। हम फिर मिलेंगे। बस सलमा मेरा इंतजार करना। मैं
फिर आऊंगा। सलमा ने आंखें आंसू पोंछे। नसीब नसीब, मैं कयामत तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। जिंदगी की आखिरी आखिरी सांस तक तुम्हारी याद का दामन नहीं छोड़। बस 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 वादा करो, बस वादा करो, हम फिर मिलेंगे। मैंने मैंने सलमा से कहा, सलमा मेरी आंखों में देखो, धूप और छांव में दिखता है कैसा आसमां। पढ़ सको तो पढ़ लो इन खामोश आंखों का बयां। सलमा, मैं वादा करता हूँ, मेरे गीत और गजल कभी कभी तुम्हें मुझे बोलने नहीं देंगे। हमेशा हमेशा तुम्हें मेरी याद दिलाते थे। सलमा, हमारी इस आखिरी मुलाकात की निशानी ये शेर लेके जाओ कि आप बिछड़ के हमें ये दूरियां खलती नहीं, अब बिछड़ के भी हमें ये दूरियां खलती नहीं। थोड़ा खुशबू का रिश्ता है हमारे दरमियान। ये मेरी और सलमा की आखिरी मुलाकात थी। हम एक दूसरे से दोबारा मिलने का वादा कर जुदा हो रहे थे। अपने अपने सीने में ये कैसा दर्द छुपाए जिसकी जिसकी कोई दवा ही नहीं। कुछ दिनों बाद हम हमेशा के लिए लखनऊ छोड़ लाहौर आ गए। लाहौर आके भी एक भी दिन मैं सलमा को बुला नहीं पाया। शुरू में कुछ अरसे तक सलमा और नसरीन की खतों किताबें चलती रही, जिसमें मेरे लिए सिवा आदाब के कुछ नहीं होता। एक दिन अचानक मैं जब अपने रेडियो पे ऑल इंडिया रेडियो का एक प्रोग्राम सुन रहा था, इसका नाम था आवाज दे कहां, तो उसमें मैंने सुना कि लखनऊ की सलमा खातून लाहौर के नसीम अहमद के नाम एक नगमा और एक पैगाम भेज रही है। ये पैगाम था, ये नगमा था, उसमें मैज़बाज़ा फिल्म का एक बड़ा मशहूर गाना, बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना, बचपन की मोहब्बत। ये नगमा और ये पैगाम मेरे नसीम अहमद। मैंने तुरंत इस गाने का, इस पैगाम का जवाब उसी प्रोग्राम के बार कर दिया और मैंने उस समय बड़ा एक
खूबसूरत गीत था तलत महमूद साहब की आवाज में। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के लिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। ये नगमा सलमा को बहुत पसंद था। ये नगमों और पैगामों का सिलसिला चला तो बहुत लंबा चला, इस कदर चला कि कुछ लोग तो भाग भी गए। मगर ये एक ऐसा ख्वाब था जो मेरे लिए हकीकत था, जिसे मैं हर रोज अपने ध्यान में रोज जी रहा था। और ये था मेरे वजूद में छाया। मगर धीरे धीरे ये आवाज देने का सिलसिला भी खत्म हो गया, वो प्रोग्राम भी बंद हो गया और अब कोई किसी को आवाज ही नहीं देता। रातों में चला गया और मौजूदा अभी होता चला गया। दिन महीने साल काम गुजर गए, पता ही नहीं लगा। मैं भी नए मुल्क में अपनी शेर व शायरी मुशायरे टेलीविजन शोज में और ये दुनियादारी में हो गया। और तब 20 से 30 से 40 और तब 50 का हो गया, पता ही नहीं लगा। मेरी इस नए मुल्क ने मुझे वो सब दिया जो मैं लखनऊ छोड़ के आया था। अब इज्जत, दौलत, शोहरत, सब कुछ तो था मेरे पास, बस जिंदगी में कमी थी तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बड़े बड़े शोरा ने और मेरी गज़लों को बहुत सराहा गया, बहुत चर्चे हुए। मैं एक कामयाब शायर था। फिर अचानक मुझे याद आया कि अगले दिन तो शामी गज़ल प्रोग्राम में वही मौसीकार मिली कि वो मोहतरमा जिन्होंने मुझसे मेरी गज़लें मंगाई। तो मैं बस कौतूहलवश अगले दिन उस प्रोग्राम में गया और सामने की कतार में किनारे कुर्सी खरीदे। अनाउंसमेंट होता है कि अब आपके सामने लखनऊ की मशहूर गजल गायिका बेगम सुल्ताना साहिबा आप सबके सामने हमारे ही मुल्क के मशहूर शायर नसीम अहमद नसीम की गज़लें नज़्में पेश करेंगी। इस्तक़बाल कीजिए। और उन्होंने पर्दा खोला और देखा कि बेगम सुल्ताना साहिबा आई। उन्होंने मेरी नज़्मों और गज़लों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से क्लासिक रागों में बांध करके सबके सामने पेश किया। पूरा हॉल ताली की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। सब वंस मोर की आवाजें आ रही थी। सबको मेरी गज़लें और बेगम सुल्ताना की गायकी बहुत पसंद आ रही थी। मैं मन ही मन खुश हो रहा था कि अचानक उस अनाउंसर की पहली निगाह मुझ पर पड़ गई और उसने रोका और बोला कि ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि जिन शायर की गज़लें बेगम सुल्ताना साहिबा पेश कर रही हैं वो हमारे बीच ऑडिटोरियम में मौजूद है। तो मैं उनसे इंतज़ार करता हूँ कि वो स्टेज में आए और बेगम सुल्ताना साहिबा की हौसला अफजाई में दो शब्द। मैं थोड़ा घबरा गया
पर मैं गया, स्टेज मैंने संभाला। हाँ जी, ये मेरे लिए बहुत ही खुशनुमा ताजुब की बात है कि मेरी गजलों को इतने खूबसूरत क्लासिक रागों में बांधकर इतनी बड़ी बड़ी संगीत सभा में पेश किया जा रहा है। इसके लिए मैं बेगम सुल्ताना साहिबा की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आदिल आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से बेगम सुल्ताना साहिबा को मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि वो अपनी हुनर और अपनी गायकी से शोहरत की वो सब बुलंदियां पाए जिसकी वो असली हकदार है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर। मैं बस स्टेज से उतरकर जा ही रहा था कि अचानक पीछे से बेगम सुल्ताना साहिबा की आवाज आई। जनाब जनाब एक शेर तो सुनते जाइए। आप इच्छा कीजिए हमें ये पूरियां खलती रही। फूल और खुशबू का रिश्ता है हमारे दरमियान। ये शेर तो मेरी और सलमा की आखिरी मुलाकात की निशानी है। मेरी सलमा है। सलमा सलमा तुम? सलमा ने बड़ी शिकायत भरे अंदाज में मुझसे कहा, देखा देखा आपने शेर से पहचाने मुझे। मुझ में भी इतनी तब्दीलियां आ गई हैं। पर नसीब आप बिल्कुल नहीं बदले। कैसे हैं? कितने दिनों बाद देख रही हूँ। कहाँ है आपकी बीवी बाल बच्चे? मैं हंस दिया। मैंने कहा सलमा मैंने तो शादी ही नहीं की। तुमसे वादा तो किया था। और आपके परिवार में कहाँ है आपके शौहर? सलमा ने मुझे मुस्कुराते हुए देखा और कहा कि तेरे वादों के सहारे जिंदगी कटती रही। तेरे वादों के सहारे जिंदगी कटती रही। आ गया ख्वाबों में चलना तो फिर चलते रहे। आगे पर एतबार था तो पहले भी शादी नहीं की। नसीब और हम दोनों हंस पड़े और अचानक अब हम दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में आ गए। मैं और सलमा उम्र और मुल्क की सारी सरहदों को पार कर हमारी खामोश मोहब्बत की जीत थी। एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। रचना दृश्य के अंतर्गत तीसरी पीढ़ी यानी बाबू भगवती चरण वर्मा के सुपौत्र और श्री धीरेन्द्र वर्मा जी के पुत्र श्री चंद्रशेखर वर्मा जी के साथ चंद्रशेखर वर्मा जी की लिखी कहानी डाक बाबू मैं और स्वयं चंद्रशेखर जी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये कहानी 70 के दशक की है। आपका नाम पुनीत, परवेज, पवन, पीटर या परमजीत कुछ भी हो, अगर आप डाक बांटते हैं ना तो आपको हर कोई डाक बाबू के नाम से ही पुकारेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में पीपरी गांव में डाक बाबू का नाम कोई नहीं जानता था। उनका धर्म और जात भी किसी को नहीं पता था। हाँ, डाक बाबू पूरे गांव वालों को जानते थे और उनके धर्म और जात से भी परिचित थे।
जब वो पंडित हिंगरनाथ शुक्ल जी के वहां जाते तो राम राम, और जब आफ्ताब मियाँ के वहां जाते तो अस्सलाम वालेकुम करके ही संबोधित करते थे। पूरे गांव के सुख दुख की खबर रखने वाले डाक बाबू न सिर्फ चिट्ठियों को बांटते थे बल्कि उन्हें गांव वालों के लिए लिखते भी थे और जांचते भी थे। एक छोटा सा गांव था जिसमें मुश्किल से 50 घर रहने होते, तो दिन भर में 4 या 5 पोस्ट कार्ड बांटने होते थे या ज्यादा से ज्यादा एक मनी ऑर्डर या रजिस्ट्री। तो डाक बाबू के पास समय बहुत था, इसीलिए वो सबके सुख दुख में शामिल रहते थे। पिछले कई दिनों से इदरीस बेग के घर से गुजरते वक्त उन्होंने देखा था कि साइकिल की घंटी सुनते ही उनके बड़े बेटे सलीम की बहू फरीदा घर के बाहर आ जाती है और जब तक वो गुजर नहीं जाते बड़ी उम्मीद से उन्हें देखती रहती है। क्या हुआ बिटिया? किसी के खत का इंतजार है क्या? नहीं तो इसके बाद डाक बाबू फरीदा को देखते ही हाथ हिलाकर कोई पत्र न होने का इशारा करते थे। कुछ दिनों बाद उन्हें लगने लगा कि वो रोज ही फरीदा की उम्मीद को तोड़ने का काम कर रहे हैं। एक दिन डाक बाबू फरीदा के घर के सामने से गुजरे। फरीदा बिटिया जी, बड़ी प्यास लग रही है, एक ठंडा पानी मिल जाएगा क्या? जी अभी लाई। फरीदा अभी 2 साल पहले ही शादी करके आई थी। सलीम 3 महीने पहले अचानक बंबई चले गए नौकरी करने। इस दौरान उसने कोई भी चिट्ठी नहीं भेजी थी। हाँ, अपने अब्बा हुजूर इदरीस मियां के नाम वो मनी ऑर्डर हर महीने भेजते थे। अरे डाक बाबू, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। लीजिए, पहले थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए, फिर पानी पीजिए। ये बड़ा अच्छा काम किया तुमने। ये बताओ बिटिया, इधर कुछ दिनों से मैं तुम्हें थोड़ा परेशान देख रहा हूं। तुम्हें सलीम के खत का इंतजार है ना? फरीदा समझ नहीं पा रही थी कि वो डाक बाबू से खुलकर बातें करे या नहीं। वैसे तो उसके ससुर इदरीस बेग और अम्मी जो कि उसकी सास थी मेहरुन्निसा उसको बहुत प्यार करते थे और बेटी की तरह से रखते थे। उसका देवर रिजवान भी उसको बड़ी इज्जत देता था, लेकिन दोनों के लिहाज की वजह से वो अपने दिल का गुबार किसी से कह नहीं पाती थी, लिहाजा वो अपने दिल का हाल अपने दिल में ही रख लेती थी। बिटिया जी, मैं पूरे गांव के सुख दुख का हिस्सा हूं। इस गांव के हर एक घर की व्यथा मुझे मालूम है। यकीन जानो, तुम मुझसे जो कुछ भी कहोगी ना वो मेरे दिल में ही रहेगा। डाक बाबू, पूरे 3 महीने हो गए, इनका कोई खत नहीं आया। नया नया काम है ना, मसरूफ रहता होगा। हाँ, कहाँ के मसरूफ? हमारे देवर रिजवान बता रहे थे कि वो वहाँ बम्बई में किसी सेठ के वहाँ ड्राइवरी का काम करते हैं। काम के नाम पर बच्चों को स्कूल ले जाना और लाना होता है और कभी कभी मेम साहब को बाजार ले जाना होता है। फिर इतवार के दिन तो सारे दिन छुट्टी रहती है। तो फिर कहाँ के मसरूफ? एक खत लिखने में कितना वक्त लगता है, आप ही बताइए। चूंकि मनी ऑर्डर हर महीने आ रहा था तो सलीम की खैरियत को लेकर तो फरीदा को कोई फिक्र नहीं थी। छोड़ना चाहते हैं उन्हें? छोड़ना चाहते हैं? ऐसा क्यों? उन्हें लगता है हम उनके लायक ही नहीं है। लायक नहीं हो, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि उनके हिसाब से ना तो हमें कपड़े पहनने का शौक है
और ना तैयार होने का। खाना भी हम मम्मी जैसा नहीं बना पाते और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता। आपको पता है वो कह रहे थे ना, अम्मी अब्बा के जबरदस्ती करने से उन्होंने हमसे निकाह कर लिया, वरना उनको हमसे कोई और भी अच्छी सी मिल जाती। हाँ, फरीदा के दिल का दर्द उभर कर उसके चेहरे पर आ रहा था। इस दर्द से वो दुखी नहीं, आहत थी। और आहत इंसान या तो अवसाद में चला जाता है या क्रोधित हो उठता है। फरीदा क्रोधित थी। फरीदा का रंग गेरुआ जरूर था, पर देखने में वो सुंदर थी। हाँ, उसका वजन कुछ और बढ़ गया था पिछले 3 महीनों में। कुल मिला के वो जितना आकर्षक दिख सकती थी उतना दिखना नहीं चाहती। ऐसे मौकों पर डाक बाबू सामने वाले को बोलने का मौका देते थे। उन्हें मालूम था कि फरीदा ने कितनी मुश्किल से खुद को राजी किया होगा अपनी व्यथा कहने के। फरीदा बिटिया, तुम कुछ कह रही थी। डाक बाबू, ये भी मुमकिन है कि उनको मुंबई में कोई दूसरी मिल गई हो। ऐसा क्यों लगा तुम्हें? दरअसल ये जिस दिन जा रहे थे उस दिन हम लोग का बहुत जोर से झगड़ा हुआ। जाते जाते वो ये कहकर गए कि वहां पे कोई और मिल जाएगी अच्छी हमसे तो वो उससे निकाह कर लेंगे। अब 3 महीने हो गए, उन्होंने कोई भी खत नहीं लिखा हमको। अब इसको बताइए, इसे हम क्या माने? ये सब ठीक है बिटिया, लेकिन मान लो सलीम को भी तुमसे कुछ उम्मीदें हो। अगर उसने खत नहीं लिखा था तो तुम ही लिख देती। खुशी हो या नाराजगी जाहिर जरूर करनी चाहिए। अगर सलीम नाराज होके गया है ना तो वो भी चाह रहा होगा कि तुम उसे मनाओ। तो आपको मतलब है हम उसको खत लिखें? और नहीं तो क्या, जल्दी से ले आओ कलम और कागज। अभी लाइए। ये बताओ, कुछ थोड़ा बहुत तो पढ़ लिख लेती हो? हाँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और उनका नाम। चलो ठीक है, इस कागज पर बिस्मिल्लाह लिखने के बाद सलीम मियां का नाम लिखो, खत मैं लिखूंगा। बहुत बढ़िया, बोलो मैं लिखता हूँ। बाबू, हम समझ ही में नहीं आ रहा है आपको, तो हम क्या लिखवाएं? माफी तो हम मांगने से रहे। सुनो, खत में क्या होता है कि पहले हाल चाल पूछे जाते हैं, फिर अपने बताए जाते हैं। ऐसे ही करो, मैं लिखता हूँ। अच्छा, तो लिखिए। बोलो। आपको तो कोई फिक्र नहीं है कि हम जिंदा भी हैं या नहीं। 3 महीने में एक भी खत नहीं लिखा है आपसे। हमसे तो दिल भर चुका है आपका। अब तक तो मिल गई होगी कोई दुबली पतली छोरानी लौंडिया। ये आपकी जिंदगी है, जो करना है कीजिए, लेकिन खुदा के लिए हमें बख्श दीजिए। हमसे नहीं निभ रही तो तलाक दीजिए हमें और ले लीजिए जिसके साथ रहना है। 2 साल अपनी हवस का शिकार बनाकर मेरे पूरे शरीर को इस्तेमाल किया और फिर फेंक दिया पूरे नाल में। हम जानते हैं हम आप जैसे मर्दों की फितरत। खोलकर सुन लीजिए, अब इस रिश्ते को इस बात कीजिए या उस बात, बस हमसे और नहीं लिखा जाएगा। लिख दीजिए आप भी फरीदा। आपने भी लिखने की क्या जरूरत है? सारी मेहनत आप लिख दीजिए बस। बेटिया, मैंने चिट्ठी इस लिफाफे में रखी है। अपने देवर रिजवान से सलीम मियां का पता लिखवा के उसको पोस्ट कर देना। ठीक।
चिट्ठी तो अब तक निकल गई होगी ना? और नहीं तो क्या, अब तक तो शहर के बड़े डाकखाने भी पहुंच गई होगी। सलीम मियां को मिल जाएगी 1-2 दिन में। पता नहीं चिट्ठी पढ़कर सलीम क्या सोचेंगे। फरीदा ने सलीम के नाम चिट्ठी लिखवा तो दी थी, पर मन ही मन घबरा रही थी कहीं उसने कुछ ज्यादा तो नहीं लिख दिया। खैर, अब तो तीर कमान से निकल चुका था, तो फरीदा ने इस बारे में सोचना बंद कर दिया। फरीदा बिटिया, ओ फरीदा बिटिया। जी जी ठाकुर। सलीम मियां का खत आया है तुम्हारे नाम। डाक बाबू को देखकर फरीदा की हालत हाई स्कूल बोर्ड की उस छात्रा जैसी हो रही थी जो अपने परिणाम की प्रतीक्षा कर रही थी। और तो और उसको डाक बाबू भी उस हॉकर जैसे लग रहे थे जो परिणाम लेकर आता है। लो पढ़ लो की चिट्ठी। आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। आपको पता है ना हमें पढ़ना लिखना नहीं आता। अरे मैं तो भूल ही गया। लगता है उम्र हो चली है मेरी, अपनी बीवी की बातें भी भूल जाता हूँ आजकल। बैठो। देखें क्या लिखा है। सलाम अलैकुम मेरी फरीदा, मेरी फरीदा। मैं यहाँ मुंबई में खैरियत से हूँ। तुम्हारा खत देखकर मैं चौंक गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे खत भेजोगी। परदेश में अपनों का पैगाम आने से जो खुशी मिलती है वो बयान नहीं की जा सकती। हालांकि तुमने अपने खत में जाने क्या अनाप शनाप लग भेजा था, लेकिन वो सब पढ़कर भी मुझे नाराजगी नहीं बल्कि अफसोस ही हुआ कि तुम्हें कितनी तकलीफ महसूस हुई होगी जो ये सब लिखना पड़ गया। चिट्ठी की इस पंक्ति ने फरीदा के दिल पर से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया। हाँ, ये सच है कि मैंने तुम्हें बहुत ताने दिए और बातें भी सुनाई, लेकिन कभी मेरी भी तो सोचो। अगर मैं ये चाहता था कि मेरी बीवी को देखकर सब मुझसे रश्क करें, तो उसमें क्या गलत है? खुदा ने तो हम सबको बहुत खूबसूरत बनाया है, लेकिन उसकी दी हुई खूबसूरती की कद्र करना भी तो हमारा फर्ज है। सुनो बिटिया, सलीम क्या लिखते हैं। फरीदा, सच बताऊं, मैं तुम्हें अपने साथ बंबई ले आना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि मुझे यहाँ खाने पीने की बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए तो मैं तुमसे कहता था कि खाना बनाना सीख लो। और एक बात ये कि पढ़ाई लिखाई करके कौन सा इंसान छोटा हो जाता है? तो अगर मैंने तुम्हें उसके लिए टोक दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? फिर भी अगर मेरी किसी बात से तुम्हें ठेस पहुंची हो, चोट लगी हो, तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। तुम्हारा सलीम। ए फरीदा बिटिया, जवाब लिखवाना है या नहीं? 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद? ठीक है, हम 1 हफ्ते बाद आ जाएंगे। नहीं, आप कल से रोज आएंगे। रोज आएंगे? आ जाएंगे, लेकिन क्यों? आप हमें पढ़ना लिखना सिखा देंगे। सिखा देंगे, लेकिन मुफ्त नहीं सिखाएंगे, फीस लेंगे अपनी। फीस? और कितनी फीस लेंगे आप? मेरे पास तो आपको देने के लिए पैसे ही नहीं है। पैसे किसने मांगे फरीदा? अपने हाथ की बनी एक कप चाय पिला देना रोज। जरूर जरूर। फरीदा अगले दिन सुबह सुबह रसोई में अपनी सास के पास गई। अपनी सास से उसने कहा, अम्मी जी, अपने हाथ का स्वाद थोड़ा हमारे हाथ में भी डाल दीजिए। क्यों नहीं बेटा, एक हाथ जब दूसरे का हाथ बटाता है
तो दूसरे हाथ का स्वाद अपने आप में ही बट जाता है। हमारे खाने में बिल्कुल स्वाद ही नहीं आता। अरे फरीदा बिटिया, अगर खाना बनाने को मजबूरी समझोगी ना तो खाना काम चलाऊ बनेगा, और शौक समझोगी तो अपने आप जायका आ जाएगा। मेहरुनिसा ने अपनी बहू के सर पर हाथ रखते हुए उसे नसीहत की। उस दिन नहाने के बाद फरीदा बहुत देर तक अपने आप को आईने में देखती रही। शायद उसने खुद को इतने गौर से कभी नहीं देखा था। शरीर के किस किस हिस्से में अनचाही चर्बी थी, ये उसको पहली बार समझ में आया। उस रात जब फरीदा ने अपने सास ससुर से ये बात कही तो दोनों मुस्कुराए बिना नहीं रहे। उसने कहा, अम्मी जान, मैं दिन भर घर में बैठे बैठे ऊब जाती हूँ। कल से कुएं से पानी मैं लेने जाया करूंगी। तभी उसके देवर रिजवान ने कहा, अरे भाभी माशाल्लाह, कल से तो मीठा पानी पीने को मिलेगा। फरीदा जो दिन भर अपने कमरे में बैठे बैठे उल्टा सीधा सोचती रहती थी, एकदम से व्यस्त रहने लगी। कुएं से पानी भरने भी वो थोड़े लंबे रास्ते से जाने लगी, जिससे उसका टहलना भी हो जाए। उसने अपने रंग रूप का भी ख्याल रखना शुरू कर दिया। डाक बाबू जो पास उसको देकर जाते, उसको वो रिजवान से जज्बा लेती थी, और दिन भर वो पढ़ाई लिखाई में अपना मन लगाती थी। एक हफ्ते बाद डाक बाबू ने उसे याद दिलाया कि सलीम को जवाब लिखवाना है। फरीदा बिटिया, 1 हफ्ता हो गया, सलीम वहाँ बाहर जोता होगा। लेकिन अभी तो हमें हाथ पहचाने भी नहीं आते डाक बाबू। रातों रात कौन पढ़ना लिखना सीख जाता है, ये बताओ। इसी तरह मेहनत करती रहो, महीने भर में पढ़ने लिखने लायक हो जाओगे। तो फिर जवाब आप ही लिख दीजिए। हमने का मना किया है, ले आओ कागज और कलम। जी, अभी ला। बोलो बेटा। हाँ, लिखिए। आपका खत पढ़कर हमने बहुत कुछ सोचा, और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि अकेले आपकी गलती नहीं है। हालांकि हम जब अपना घर छोड़कर आए थे तो हमारी उम्र केवल 17 साल की थी। आप हमसे 8 साल बड़े थे, तो आपको तो ही हमें सारी बातें सिखानी चाहिए थी। आपको हमें ख्याल रखना हमारा सिखाना चाहिए था, और हमको प्यार से रखना चाहिए था। लेकिन आपके जहन में कभी ये बात आई ही नहीं। खैर, जो हुआ सो हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपकी तीनों शिकायतें जायज हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे उनको दूर करने की। लेकिन आपको भी एक वादा करना होगा। आप बार बार ये धमकी नहीं देंगे कि दूसरी औरत ले आएंगे। हम दोनों को एक दूसरे को समझना होगा ना, तभी तो हमारा रिश्ता निकलेगा। फरीदा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बातें समझदारी की करती थी। थोड़ा सा और बोलो भैया। हमें कुछ वक्त लगेगा, लेकिन देखिएगा, हम पढ़ना लिखना भी सीख जाएंगे और खाना बनाना भी। साथ ही में हमने अपना ख्याल भी रखना शुरू कर दिया है। आप जब लौट कर आएंगे ना, तो हमको पहले से बेहतर रूप में पाएंगे। नीचे आपकी फरीदा लिखूं या सिर्फ फरीदा?
राज बाबू को अब सलीम का पता मालूम था, तो उन्होंने खुद ही लिख दिया और लिफाफा चिपका कर फरीदा को दे दिया पोस्ट करने के एक हफ्ते के अंदर ही सलीम का दूसरा खत लिया गया। डाक बाबू ने फरीदा से पूछा, बिटिया पढ़ पाओगी या अभी थोड़ा और वक्त लगेगा? बस कुछ दिनों। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। अच्छा, कम से कम सलीम मियाँ की लिखावट में अपना नाम तो पढ़ लो। कर लो भैया जो करना है, मैं थोड़ी देर बाद लिख दूंगा। लीजिए, पढ़ लीजिए। मेरी फरीदा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मुझे तुम पर कितना नाज है। मैंने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे लिए इतना कुछ करोगी। दिल तुमसे मिलने को बेताब हो रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब मैं पिपरी आऊंगा तुम्हें ले जाने। अपना ख्याल रखना और कोई जरूरत हो तो बताना, मैं कुछ पैसे तुम्हें भी मनी ऑर्डर कर दूंगा। तुम्हारा सलीम। जवाब तुम लिखोगी या मैं ही लिखूं? बस एक खत, सिर्फ एक खत आप और लिख लीजिए, अगला खत हम खुद लिखवाएंगे। फरीदा ने एक छोटी सी चिट्ठी सलीम मियाँ के नाम और लिखवा दी। बस किसी प्यार और इज्जत की जरूरत थी। आपसे कोई शिकायत नहीं है। आज तक जो भी आपको उल्टा सीधा बोला उसके लिए हम शर्मिंदा है और आपसे माफी मांगते हैं। खुदा आपको बरकत और तरक्की दे। आपकी डाक बाबू ने फरीदा का तीसरा खत लिख दिया था, जिसे फरीदा ने अगले दिन सुबह पोस्ट कर दिया। ठीक एक हफ्ते बाद डाक बाबू सलीम का तीसरा खत ले आए। इस बार फरीदा की जिद थी कि खत वो खुद ही पढ़ेगी। इस बार तो पढ़ लोगी ना बिटिया? जी जी। लो पढ़ो। मेरी प्यारी फरीदा, तुम्हारी सभी बातें मुझे मंजूर हैं। मैं अगले हफ्ते पिपरी आ रहा हूँ तुमको अपने साथ ले जाने। अब्बा अम्मी की फिक्र मत करना, उनका ख्याल इस बार रखेगा। ये सब तुम लोग के ही तो खतों किताबों का कमाल है फरीदा। हे भगवान, इन दोनों बच्चों के बीच में प्यार बनाए रखना। मैंने फरीदा की चिट्ठियों का मसौदा बदल कर लिखने का और सलीम की चिट्ठियों का मसौदा बदल कर पढ़ने का अपराध किया है, लेकिन छठी चिट्ठी में सच लिखवाने के लिए मुझे 5 बार झूठ का सहारा लेना पड़ा। उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए।
सामने में हट जा भाई। हमने लेखक स्वयं पढ़ रहे हैं एक आप सबने हम लोग को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग की हौसला अफजाई की आपने। ये पहली बार था, मेरे लिए तो पहली बार भी था, पर मैं आलोची से आगे की आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए कि हम लोग का पहले ही उत्साह बहुत बढ़ गया था। आप सबको देख के। बहुत बहुत आभार आप सब। जिस निश्चित तौर पर साहित्य की दिशा में साहित्य के बड़े बड़े अग्रज यहाँ पर उपस्थित हैं, मुझे इस बात का यकीन है कि एक नई दिशा की ओर साहित्य अग्रसर हो रहा है। और जिस प्रकार से आज के दौर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के चलते, पॉकेट एफएम्स के चलते जिस तरीके से हमारा साहित्य से हमारी आज की पीढ़ी दूर होती जा रही है, ये एक नया प्रयोग ज़रूर सफल होगा। इसी कामना के साथ आइए चलते हैं, आज के कलाकारों से आपका परिचय कराएं। उससे पहले मैं प्रेक्षागृह में उपस्थित डॉक्टर नकुल सिन्हा साहब से निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर आ जाएं। ज्योति सिन्हा जी, आप मंच पर हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ रिटायर्ड IAS JS मिश्रा जी हमारे बीच हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर आ जाएं। और हमारे बीच हैं विदुषी डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी, आपसे भी निवेदन है, कृपया मंच पर आ जाएं। और जो आज के कलाकार हैं जिन्होंने खूबसूरत कहानियों को आप तक पहुंचाया है, उन्हें अपने कर कमलों से सम्मानित करने का कष्ट करें। मैं धीरेन्द्र वर्मा जी से भी निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर आ जाएं। ऑडिटोरियम की लाइट थोड़ी सी खोल दीजिए। इसके साथ ही ये भी बता दूं कि ये अभी फर्स्ट हाफ आज की शाम का बीता है और अभी बहुत खूबसूरत प्रस्तुति आपके समक्ष आनी बाकी है। सो अपने स्थान पर बने रहें और आज की इस खूबसूरत सी संध्या का आनंद लें। जो हम लोग आज पेश कर पाए हैं वो अगर गोपाल सिन्हा जी नहीं होते, आप सब जानते हैं कितने बड़े नाट्यकर्मी हैं और ये इनके निर्देशन में हम लोगों ने आप सब लोग प्लीज 10 मिनट लगेगा सम्मानित करने के क्रम में मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा पहली कहानी के किरदार रूपाली चंद्रा जी से कि वे कृपया सामने आए और एक छोटा सा सम्मान इस हेल्पिंग हार्ट्स फाउंडेशन की ओर से ग्रहण करें। रूपाली चंद्रा जी का जोरदार स्वागत, अभिनंदन। मैं पुनः निवेदन करूंगा संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर नकुल सिन्हा जी से कि वे धीरेन्द्र वर्मा जी को सम्मानित करें। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा श्री चंद्रशेखर वर्मा जी का सम्मान करें। धीरेन्द्र वर्मा जी का सम्मान हम सभी आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर साहब से आप चंद्रशेखर वर्मा जी का सम्मान करें। JS मिश्रा जी चंद्रशेखर वर्मा जी का सम्मान कर रहे हैं।
इसके बाद आज की प्रस्तुति के निर्देशक सूत्रधार जिन्होंने सारी कहानियों को आपस में गढ़ा और इतनी खूबसूरती से मंच सज्जा प्रकाश संगीत के साथ आपके समक्ष लेकर आए, मैं निवेदन करूंगा संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर नकुल सिन्हा जी से कि वे श्री गोपाल सिन्हा जी को सम्मानित करें। इन प्रस्तुतियों को प्रभावी बनाने में जिन लोगों ने योगदान दिया उसमें मैं निवेदन करूंगा मनीष जी लाइव बूथ में कृपया मंच पर आ जाएं, और अंकुर जी आप भी जल्दी से मंच पर आ जाएं और अपना सम्मान संस्था की ओर से ग्रहण करें। अंकुर जी और मनीष सैनी। संगीत जो किया था वो अंकुर सक्सेना ने किया है और प्रकाश संचालन जो किया है मनीष सैनी ने किया है। आप दोनों युवाओं का जोरदार अभिनंदन, स्वागत और वंदन। अंकुर सक्सेना जी और मनीष सैनी। इसके साथ ही मैं समस्त अतिथियों से निवेदन करूंगा कृपया वे अपना स्थान ग्रहण करें। सिवाय इसके डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं और मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर साहब आपसे कि आज की प्रस्तुतियों पर आशीर्वचन स्वरूप 2 शब्द हमें प्रदान करें और हमें अनुग्रहित करें। डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी के लिए जोरदार तालियां। जी दिनेंद्र वर्मा जी हमारे बीच हैं। और अच्छा लगा। पुनः डॉक्टर साहब से मुखातिब होंगे और एक क्षणिक विराम है। मंच सज्जा थोड़ी सी बदल रही है अगले कार्यक्रम के लिए और इस बीच हम डॉक्टर साहब से आशीर्वचन लेंगे। सभी को बहुत बहुत बधाई, देखने वालों को भी, प्रस्तुत करने वालों को भी और लेखक को भी। हम रचनाएं पढ़ते हैं, उसका आनंद लेते हैं, लेकिन जिस तरह से कथक्कड़ की शैली में आज प्रस्तुति हुई, ये पहले ये शैली थी, कथा कैसे कही जाती है, ये धीरे धीरे लुप्त हो गई थी। फिर से ये समाज में इसको दोहराया जाए, इस पहल के लिए बहुत बहुत स्वागत और बधाई। इस तरह की रचनाएं रचनाकार किताबों में लिख के चला जाता है। आमने सामने रचनाकार पहले पाठ करते थे, कविता में अभी चल रहा है, लेकिन कहानी के संबंध में ये लुप्त हो गई है विधा। इसलिए इस शैली को फिर से बार बार दोहराने की जरूरत है। अच्छी रचनाएं श्रोताओं के समक्ष आए और जिन्होंने प्रस्तुति दी बहुत अच्छी उनकी प्रस्तुति रही, उनके लिए हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। आप सबने इसका आनंद लिया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए और आप सबसे बहुत बहुत